दो खास मेहमान मौजूद हैं। संघ मामलों के जानकार राकेश सिन्हा साहब हैं, उसके अलावा समाजशास्त्री सोशियोलॉजिस्ट विवेक कुमार साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं। इंदौर से नई दुनिया के प्रधान संपादक श्रवण गर्ग साहब, साथ ही साथ हमारे साथ सुधांशु मित्तल साहब, बीजेपी नेता आप जुड़ गए हैं, और रवि सिंह, और साथ ही साथ हमारे विक्रांत यादव हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं। सुधांशु मित्तल साहब, आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त बीजेपी में? क्या विकल्प आपके सामने, क्या होगा अभी? पंकज जी, इसमें कोई बहुत ज्यादा विकल्प है क्या? भाजपा को जनादेश जो है जी, वो सीमित जनादेश मिला है। हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं और जनता का बहुत बहुत धन्यवाद है इस बात का कि उन्होंने हम पे भरोसा रखा है और हमें अपना स्नेह दिया है। लेकिन जो जनादेश है वो खंडित जनादेश है। जब खंडित जनादेश है तो हमें उस जनादेश का सम्मान करना है। हम कोई अनैतिक काम, कोई जोड़ तोड़ और कोई इस तरह की चीज नहीं करना चाहते जिससे लोगों के अंदर ये हो कि राजनीतिक व्यवस्था के अंदर ईमानदारी नहीं है और जनादेश का अपमान होता है। हमें क्योंकि सीमित जनादेश मिला है, चाहे सबसे बड़े दल का मिला है, हम अपनी भूमिका जो है उसी हिसाब से निभाने को तैयार है। विपक्ष की भूमिका है तो हम विपक्ष में बैठेंगे। कहीं ये वेट एंड वॉच की थ्योरी तो नहीं है, एक दूसरे को चेक कर रहे हैं आप और सहारा लेके बीजेपी? इसमें वेट एंड वॉच का क्या विषय है भाई? इसमें अगर किसी एक संगठन को इसमें पहल करनी होती तो हमें करनी होती, और हम करने को तैयार नहीं है। क्योंकि सीधी बात समझिए ना, आम आदमी पार्टी को एक उनका जनादेश है, कांग्रेस से हम सारी उम्र लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे। जनता दल यू के साथ अभी हमारा जो समझौता था टूटा है। शायद समझौता नहीं टूटा होता तो जनता दल यू का समर्थन हमें मिलने की उम्मीद हो सकती थी। एक निर्दलीय है तो इसमें क्या है? क्या हमें कांग्रेस के अंदर जोड़तोड़ करनी है? नहीं करनी बिल्कुल। क्या हमें आम आदमी पार्टी के अंदर जोड़तोड़ करनी है? नहीं करनी है। तो जब ये करना नहीं है तो विकल्प और कुछ और करने का तो सब प्रश्न ही नहीं उठता ना। पर कल कुछ आपकी तरफ से इस तरह के इंडिकेशन मिल रहे थे कि बीजेपी के जो नेता हैं वो संपर्क कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोगों से, कुछ इस तरह के इंडिकेशन मिल रहे थे। ऐसा है, आम आदमी पार्टी के बारे में सिर्फ एक कहना चाहता हूं, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, नथिंग फेल्स लाइक फेलियर। ठीक है, जो जीता वो सिकंदर, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनके आचरण में अभी तक जो मूल्यों की ये बात करते हैं उनके बिल्कुल ही विपरीत मूल्य रहते हैं। उस दिन मैं टीवी डिबेट पे था जिसमें कुमार विश्वास जो है उससे कह रहे थे कि हमारी सीडी बना रखी है, आप कहिए तो हम सीडी दिखा देंगे। मैंने कहा भाई कहने की जरूरत क्या है? अगर हमारे यहां से किसी ने इस तरह की कोई ओछी हरकत करी तो दिखाइए ना, जनता का सामने आए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। इल्जाम लगाना, एक छापा मार युद्ध में इल्जाम लगा दो भाग जाओ, ये अभी तक तो चला था, लेकिन अब जिम्मेदार राजनीति करनी पड़ेगी क्योंकि इनके पास जनता इनको चुन के आई है और चुने हुए प्रतिनिधियों से वो अपेक्षा करती है कि वो जिम्मेदाराना हरकत करेंगे, वो पारदर्शिता रखेंगे और परिपक्वता रखेंगे। बिल्कुल। तो सुधांशु मित्तल जी का साफ ये कहना है कि किसी भी तरह का विकल्प है नहीं, और अब ऐसे में जाहिर बात है कि दोबारा चुनाव की स्थिति बनती है, क्या उसके लिए बीजेपी तैयार है? इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ तीन और खास मेहमान भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। एक 25 सेकंड का ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए IBN से। दिल्ली में किसी भी पार्टी को बहुमत न मिलने से यहां एक बार फिर से चुनाव होने का संकट मंडरा रहा है। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 36 सीटें चाहिए, लेकिन 32 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी को भी 4 सीटों की जरूरत है, तो वहीं 28 सीटें अपनी झोली में डाले आम आदमी पार्टी को भी 8 सीटें चाहिए। ऐसे में दोनों ही पार्टियां वेट एंड वॉच के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। आप शुरू से ही ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी उसके नेताओं के संपर्क में है। ऐसे में आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती कि वो चुने गए अपने नेताओं को पाला बदलने से रोके। जानकारों की माने तो नेताओं को दल बदलने से रोकने के लिए बाकायदा एक दल बदल विरोधी कानून भी बना है और आप पर भी ये लागू होता है। सरकार की अस्थिरता पर अंकुश लगाने के लिए 1985 में संविधान संशोधन के जरिए दल बदल विरोधी कानून लागू किया गया था। इस कानून के तहत अगर किसी पार्टी का चुना गया नेता किसी और दल में शामिल होता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। संविधान की 10वीं सूची के अनुच्छेद 102 और 191(2) के तहत अगर कोई चुना गया नेता अपनी मर्जी से पार्टी की सदस्यता छोड़ता है तो अयोग्य ठहराया जाएगा। अगर वो अपनी पार्टी के निर्देश के खिलाफ जाकर सदन में वोटिंग करता है या फिर उससे दूर रहता है तब भी उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है।
हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। राकेश सिन्हा साहब, आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। आप बताइए कि जो बातें अभी यहाँ पर कह रहे हैं सुधांशु मित्तल साहब, तो ऐसे में लगता है कि अब कोई और ऑप्शन बचता नहीं है, अब चुनाव में ही जाना हो सकता है। कल मैं केजरीवाल जी का इंटरव्यू देख रहा था आशुतोष जी के साथ। उन्होंने साफ कहा कि वो गठबंधन की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं। तो जाहिर है कि किसी के साथ गठबंधन बनना संभव नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े थे। तीनों का एजेंडा अलग था, तीनों का नेतृत्व अलग था, तीनों का आक्रोश था एक दूसरे पर। तो मुझे नहीं लगता है कि स्वाभाविक और सहज तरीके से सरकार बन पाएगी। और दोनों के ही बड़े नेता जो है क्लैरिटी के साथ कह रहे हैं कि हम किसको ना समर्थन लेंगे ना समर्थन। लेकिन एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इस प्रकार का कट्टरपन नहीं चलता है, क्योंकि आप चुनाव जीतने के बाद एक विधायक दल का निर्माण करते हैं। दिल्ली की जनता को सरकार चाहिए, उसे नौकरशाही के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। यदि चुनाव हो तो उसमें कितना विलंब होगा, और दिल्ली फिर जिस बात को लेकर दिल्ली एक नई अच्छी सरकार चाहती थी, मुझे लगता है दिल्ली फिर 10 साल पीछे चली जाएगी। हम जानते हैं जब दिल्ली राज्य नहीं था और जब लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन हुआ करता था एक लंबे समय तक, तो आप देखिए दिल्ली की स्थिति क्या थी। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक व्यवस्था मानने के बाद, दलीय व्यवस्था मानने के बाद आम आदमी पार्टी को अपने रुख में, अपने तौर तरीकों में परिवर्तन करना चाहिए। एक भय जो लोगों को है, अगर सरकार सहज स्वाभाविक तरीके से भी बनती है तो आम आदमी पार्टी की एक स्ट्रेटेजी है। देखिए, आदर्श की बात करना बहुत अच्छा है। मुझे लगता है जो मुद्दे उठा रहे हैं उस मुद्दे पर किसी को कोई डिस्प्यूट हो ही नहीं सकता है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, सामाजिक सरोकार होना चाहिए। मुझे लगता है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों में इस तरह का विमर्श है और दोनों को विमर्श तेज करना चाहिए। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी का एक स्ट्रेटेजी है कि पहले था कि रेक फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर आक्रमण करो, अब रेक फ्रॉम विद इन, अब विधायक दल के विधानसभा में जाकर करो। यह एक भय जो है वो किसी भी प्रकार के गठबंधन को बनने नहीं देगा। श्रवण गर्ग साहब, क्या लगता है आपको कि दोबारा चुनाव की स्थिति में दोनों ही पार्टियां क्या ये सोच रही हैं कि उनको फायदा होगा, यानी बीजेपी और अगर मैं आपकी बात करूं तो? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो दिल्ली का मैंडेट है ये मोटे तौर पर कांग्रेस के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है। हाँ। देश का अगर मूड देखें और बाकी राज्यों के चुनाव को देखें तो इस समय लहर, मैंने पहले भी कहा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और अगर आम आदमी पार्टी मैदान में नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता। अब ये जो आम आदमी पार्टी को जो इमोशनल वोट मिला है, तो इनको एक अरविंद केजरीवाल को एक ग्राउंड रियलिटी को समझना चाहिए। और निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि उनको, उनके ऊपर, आम आदमी पार्टी के नेतृत्व पर इस चीज का दबाव पड़ने वाला है कि उनको नए चुनाव टालना चाहिए। अगर उन्होंने दिल्ली पर नए चुनाव थोपे तो हो सकता है कि उसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़े। जो इनके विधायक हैं, उनकी जो बैठक शाम को होने वाली है, और मैंने आशुतोष का इंटरव्यू भी देखा अरविंद केजरीवाल के साथ, केजरीवाल को इस चीज पर अपनी थोड़ी सहमति दिखानी चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी को अपना कंडीशनल सपोर्ट दें। डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व पर या उनकी विजडम पर या जिस तरह की राजनीति दिल्ली में वो करना चाहते हैं उस पर भरोसा करें। अगर वो ऐसा करते हैं और हर्षवर्धन उन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं तो उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, आम आदमी पार्टी को नहीं होगा। आज अगर आम पार्टी सपोर्ट नहीं करती है और दिल्ली पर चुनाव थोपती है तो उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा, भारतीय जनता पार्टी को नहीं होगा। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। विवेक जी भी हमारे साथ, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ ले रहे हैं। ब्रेक के बाद मिजोरम की 40 सीटों वाली विधानसभा के लिए सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती जारी है। मिजोरम में 6 महिलाओं सहित 142 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज आ जाएगा। चुनाव में मुख्य टक्कर कांग्रेस और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच है। शुरुआती रुझान में कांग्रेस आगे दिख रही है। राज्य में 25 नवंबर को, जैसे कि आपको मालूम है, चुनाव हुए थे। इस खबर पर भी दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी आगे। तो दिल्ली पर सबकी नजर है, आम आदमी पार्टी पर सबकी नजर है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के शानदार आगाज के चलते किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। बीजेपी को 32 सीटों पर जीत मिली है, तो आम आदमी पार्टी को 28 सीटों पर फतेह मिली है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार यदि बनती है तो कैसे बनती है, वरना फिर से चुनाव की नौबत आ रही है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान है। विवेक जी, हाई मॉरल ग्राउंड्स की सारे बात कर रहे हैं, सिद्धांतों की बात करती है आप पार्टी भी और बीजेपी भी। ऐसे में चुनाव अगर दोबारा होते हैं तो खर्चा जो है फिर से बेवजह पड़ता है। नहीं, बिल्कुल सही बात कही आपने कि ये स्टेट एक्सचेकर पर, पब्लिक पर एक बार फिर से भार पड़ेगा। और जो लोग मॉरल हाई ग्राउंड ले रहे हैं उनको तो ये सोचना पड़ेगा कि क्या सरकार पर फिर से, और पब्लिक पर, जिस पब्लिक के लिए वो लोग लड़ रहे हैं, क्या पब्लिक पर फिर से
आप इतना ज्यादा खर्चा चुनाव का जो डालेंगे उसके लिए कौन जवाबदेही देगा? ये एक मॉरल प्रश्न उन पर भी बनता है। तो इसलिए उनको जनता पर आर्थिक भार से बचाने के लिए कुछ सोचना चाहिए कि सरकार बने। बिल्कुल। और श्रवण जी, अगर बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूं, हर्षवर्धन को अनाउंस करने में देरी कर दी, क्या वो वजह रही कि आज बीजेपी जिस हालत में है अभी? देखिए, राजनीतिक दलों में जिस नेतृत्व को लेकर जिस तरह के संकट चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, विजय गोयल एक लंबे समय से वहां दिल्ली में काम कर रहे थे, उनकी अपेक्षाएं थी, उनकी उम्मीदें थी, भारतीय जनता पार्टी के जो इंटरनल समीकरण है उसको लेकर जो चीजें चल रही थी। मैं इस चीज को नहीं मानता कि हर्षवर्धन को देर से किया है। नहीं, जब गडकरी को अनाउंस किया गया था और जब फरवरी में विजय गोयल को अध्यक्ष बनाया गया, उस वक्त हर्षवर्धन को बना दिया जाता तो नहीं लगता आपको बेहतर स्थिति हो सकती थी? अब देखिए, ये तो आप कह सकते हैं कि साहब मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार देरी से अनाउंस किया गया। ये हाइपोथेटिकल है पूरा का पूरा। निश्चित रूप से देश में या दिल्ली में माहौल कांग्रेस के खिलाफ था और अभी भी है, और भारतीय जनता पार्टी को जिस